पिछले भाग में आपने पढ़ा कि दिव्या क्षितिज की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है लेकिन कहती कुछ नहीं, बस खामोश रहती है। उधर क्षितिज उसको अपनी सफाई पेश करता है लेकिन कहीं ना कहीं दिव्या की चुप्पी उसे परेशान करती है। अगले दिन क्षितिज प्रिया से मिलने जाता है। अब आगे तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है क्षितिज? क्षितिज आज फिर प्रिया के साथ समंदर किनारे था। मुझे तो तुम पूरी ही अच्छी लगती हो। तुम्हारा ये लंबा कद, छरहरा बदन, गहरी काली आंखें, लंबे बाल और शर्माता हुआ सुर्ख चेहरा हर पल मेरे जहन में हलचल मचाता है। वह अपनी रो में कहता चला गया। फिर जब क्षितिज ने प्रिया की तरफ देखा तो वह अजीब सी नजरों से उसे घूर रही थी। ना तो मैं लंबे कद की हूं, ना मेरी आंखें काली और ना बाल लंबे हैं और ना ही मैं शर्माती हूं। ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अपनी वाइफ को इमेजिन कर रहे हो? प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि कैसे दिव्या का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ गया था। प्रिया, मेरी बात सुनो। बात तुम सुनो क्षितिज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे चाहने लगे हो या उसने अपनी अदाएं दिखाकर तुम्हें फंसा लिया है? प्रिया, अपनी हद में रहो। दिव्या ऐसी नहीं है, वह तेज अंदाज में बोला। लेकिन तुम तो बहुत जल्दी रंग बदलने वाले निकले क्षितिज। इतनी जल्दी मुझे मेरे प्यार को भूल गए क्षितिज। मेरा दिल दुखाया है तुमने। आज मेरी हद समझा रहे हो, कल मेरी औकात बताओगे। आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी करोगे या फिर मैं इसी समंदर की लहरों में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। प्रिया रोते हुए बोली। प्रिया प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता और ना ही तुमसे शादी कर सकता हूं। प्लीज समझो। क्षितिज ने आंखों में नमी लिए उसे समझाने की कोशिश की, मगर आज प्रिया पर जैसे जुनून सा सवार था। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? शादी तुम मुझसे कर नहीं सकते और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। तो मतलब तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो? प्रिया, क्षितिज का हाथ उठा तो जरूर, मगर नीचे नहीं आ पाया और वह फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। ओह, तो अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, मारोगे मुझे? बुरी तरह रोते हुए वह उसे देखकर बोली। प्रिया प्लीज, मेरी बात सुनो। अब सुनने कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। मुझसे शादी या मेरी मौत। कल शाम 7 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम मुझे कभी ब्लेम नहीं करोगे, मगर मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। वह कहकर रुकी नहीं बल्कि भागती हुई चली गई। क्षितिज देर रात कमरे में दबे पांव एंटर हुआ, जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो, मगर दिव्या शायद उसी के इंतजार में जाग रही थी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। यह कहते हुए दिव्या उठ गई। मेरा मन नहीं है। खाना मन से नहीं, भूख की वजह से खाया जाता है। मैं लगा रही हूँ, फटाफट आ जाओ, कहकर वह कमरे से निकल गई। क्षितिज हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आया तो वह खाना गर्म कर टेबल पर रख चुकी थी और पानी लेकर आ रही थी। खूबसूरत रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का पटियाला सूट पहने, बालों की चोटी बनाए हुए वह फब रही थी। उसने पानी का जग टेबल पर रखा और इसी के साथ क्षितिज की नजरें उसकी लटों से उलझ गई, जो बार बार उसके चेहरे को चूम रही थी। उसने जबरदस्ती उस पर से नजर हटाई और खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उसने चाय बनाई और कमरे में ले आई। उसके सर में दर्द हो रहा था और इस वक्त चाय की तलब शिद्दत से हो रही थी। वह चाय पीकर लेट गया, मगर सर दर्द और भी बढ़ रहा था। कुछ मिनट दिव्या उसे हाथ से सर दबाते और करवट बदलते देखती रही, फिर उठ गई और उसके पास बेड पर आ गई। दिव्या के बेड पर आने के एहसास ने क्षितिज को जगा दिया और वह आंखें खोलकर उसे गुस्से से देखने लगा। मैं बस बाम लगाकर जा रही हूँ, इससे सर दर्द में आराम मिल जाएगा। उसने जैसे सफाई दी। मैं खुद लगा लूंगा, जाओ तुम। चुप रहो और आंखें बंद करके लेटे रहो। कुछ मांग नहीं रही हूं तुमसे और ना ही इस बेड पर कब्जा जमाने का कोई इरादा है मेरा। दिव्या का लहजा क्षितिज को तपा गया था। वह चुपचाप लेट गया। वह उसके माथे पर बाम लगाने लगी। एक सुकून सा अंदर तक उतरता चला गया और जाने का वह सो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो वह सो चुका था। नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो फिर जमी की जमी रह गई। उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी। कल तक तो वह बहुत ठीक था, हंस बोल रहा था। उसे लगा था कि वह वापस जिंदगी की तरफ लौट रहा है, मगर आज आज उसके चेहरे से ताजगी गायब थी। वह वहीं बैठे बैठे उसे निहारती रही, उसके चेहरे को आंखों में बसाती रही। नींद में भी उसे किसी की आंखें खुद पर गड़ी महसूस हो रही थी।
अचानक से क्षितिज ने दिव्या को दोनों बाजुओं से पकड़कर बेड पर लिटा दिया और खुद उस पर झुक गया। दिव्या का तो दिल धक से रह गया, सांसें अटक सी गई। क्षितिज वह मरी मरी सी आवाज में बोली, क्यों क्यों करती हो ऐसे? एक वाइफ की तरह क्यों मेरे काम करती हो? क्यों मुझे समझती हो? क्यों? वह उसे देखते हुए सख्ती से पूछ रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में प्रिया की बातें ही चल रही थी। आखिर गलती ही क्या थी प्रिया की? कुछ भी तो गलत नहीं किया था उसने। जुर्म तो उस पर हुआ था, उसका प्यार उससे छीन लिया गया था और ये सब करने वाली उसके सामने थी। और अब वह उसको उसी से छीनने चली थी। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। दिव्या ने बिना डरे क्षितिज की आंखों में आंखें डालकर कहा। वाइफ हो? हूं, बोलो। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। हाँ हूं। उसकी आंखों में ना तो पछतावा था और ना ही अफसोस। वह उस पर झुकने लगा। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? उसने जल्दी से पलकें झपकी। पति होने का हक वसूल रहा हूं, तुम पत्नी होने का फर्ज पूरा करो। क्षितिज की आवाज में नफरत थी। दिव्या ने उसे पीछे धकेलने की और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे आजाद नहीं हो पाई। पहली बार उसकी आंखों में खौफ उभरा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं। वह उसके बेहद करीब था, मगर तुम जैसी घटिया लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसे छोड़ वह हट गया। प्रिया के ही मुंह लगना चाहते हो ना? वो कौन है, क्या है, कैसी है? कभी पता किया है तुमने? दिव्या कहते हुए खड़ी हो गई। प्रिया का नाम भी मत लो अपनी गंदी जुबान से। वह तुम जैसी नहीं है। तुम्हारी तरह गलत तरीके नहीं अपनाती। वह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। अपनी और दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाना नहीं आता उसे। तुमने मेरी और प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी है दिव्या। वो घटिया हरकत करके तुमने अपनी इज्जत को तार तार किया ही था, साथ में मेरी और प्रिया की जिंदगी में भी अंगारे भर दिए। वरना आज आज इस कमरे में दो अजनबी ना रह रहे होते, बल्कि दो प्यार भरे दिल एक साथ धड़कते। खुशियों का राज होता, सन्नाटों का नहीं। मगर तुमने सब खत्म कर दिया। और उस पर तुम्हारे बाबा, उनका भी हार्ट अटैक का ड्रामा तभी होना था। सबने मिलकर मुझे और प्रिया को अलग कर दिया। क्षितिज तेज में बोल रहा था और दिव्या का चेहरा लाल हो गया। उसके जबड़े भिज गए थे। अंदर से उमड़ते सैलाब को रोकने के लिए उसने आंखें बंद कर खुद को संभाला। तो अब क्या चाहते हो तुम? जो हो चुका है उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है, मगर अब जो तुम चाहते हो शायद उसमें किसी हद तक मैं कुछ कर पाऊं। दिव्या ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा। छुटकारा छुटकारा चाहता हूं मैं तुमसे। तलाक चाहिए मुझे, डिवोर्स, ताकि मैं अपनी जिंदगी प्रिया के साथ नए तरीके से शुरू कर सकूं और तुम्हारी शक्ल देखने से मुझे छुटकारा मिले। दिव्या तंज से मुस्कुराई और उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं तैयार हूं। बस अभी बाबा को मत बताना, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। कहीं उनका हार्ट अटैक का ड्रामा फिर से शुरू ना हो जाए। कहते कहते उसके चेहरे पर तकलीफ और अफसोस बहुत साफ था। कहकर वह रुकी नहीं, बल्कि कमरे से बाहर चली गई। वह बाहर लॉन में आ गई। दिल भर भर कर आ रहा था। गले में आंसुओं का गोला सा अटका हुआ था। क्षितिज के सामने रोना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। क्या हक था उसे बाबा के लिए ऐसे बकवास करने का? जो भी हुआ उसमें बाबा का तो कोई दोष नहीं था। फिर उन्हें क्यों कहा उसने? वह बेंच पर बैठ गई और तमाम जज्बातों पर बंधा बांध एकदम से टूट गया। गरम गरम आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोते चले गए। वह चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, अपने अंदर की तमाम भड़ास निकाल देना चाहती थी, मगर इस वक्त दुपट्टे को मुंह में ठूसे बेसाख्ता निकलती चीखों का गला घोंट रही थी। माना कि गलती थी उसकी, लेकिन क्या इतनी बड़ी थी कि हर पर मरती रहे वह? और अपने ऊपर किया हर सितम तो वह हंसकर या खामोशी से या जवाब देकर सह रही थी। मगर बाबा, उनके लिए क्षितिज के मुंह से निकले शब्द उसे खंजर की तरह भेद गए थे। क्यों उस दिन ऐसा किया था दिव्या ने? रोते रोते वह अतीत में डूब गई थी। 4 महीने पहले। यार, वो मुझे नहीं चाहता, उसकी जिंदगी में कोई और है। दिव्या ने रेखा और राजन से कहा। राजन रेखा का बॉयफ्रेंड था और उनका रिश्ता भी पक्का हो चुका था। जल्दी ही उनकी सगाई होने वाली थी, क्योंकि दिव्या की उन दोनों के साथ बहुत अच्छी बनती थी। वह उन्हें क्षितिज के बारे में बता रही थी कि वो लोग जानते थे पिछले 4 साल का दिव्या का इंतजार और बरसों का प्यार था। हर पल हर लम्हा उसके ना होते हुए भी उसके जिक्र में बिताना, उसकी याद में बिताना।
उसने कहा, और तूने मान लिया है? रेखा ने पूछा। उसने तो फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस कराया था, मगर वो लड़की वो सिर्फ दोस्त नहीं थी यार। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर फिर मैंने सोचा क्षितिज भी तो उसे चाहता होगा। दिव्या मायूस थी। ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर अपना। अच्छा ये बता, तूने उसे बताया कि तू उसे प्यार करती है? राजन ने पूछा। नहीं। अब क्या बताना? दिव्या के चेहरे पर उदासी छाई थी। सुन, तू उसे बता दे कि तू उसे बहुत प्यार करती है। हो सकता है कि ये तेरा वहम हो और वह भी तुझसे ना कह पा रहा हो। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू बस उसे आई लव यू बोल दे, रेखा ने दिव्या से कहा। कैसे बोलूं? उसके सामने बोला ही नहीं जाता ये सब। बाकी कुछ भी करवा लो, मगर उसे आई लव यू ना बाबा। हिम्मत ही नहीं होती। दिव्या ने बेचारगी से कहा। हाँ, अभी किसी का सर फोड़ना होता तो मैडम दौड़ के जाती और एक आई लव यू नहीं बोल सकती। रेखा ने तंज मारा। सुन, एक आइडिया है, तू दो पेग लगा ले, फिर सारा डर गायब। राजन ने हंसकर कहा। हाँ ये ठीक है। थोड़ी देर सोचकर बोली। फिर 2 दिन बाद राजन और रेखा के साथ दिव्या शाम को क्षितिज के पीछे पीछे एक क्लब में जा पहुंची और फिर वे उसके पास जा पहुंची। क्षितिज उसे देखकर चौंक गया था और उसे धीरे से डपट कर जाने को कहा, मगर वे ढिठाई से वहीं खड़ी हो गई। क्षितिज के लिए आई ड्रिंक दिव्या एक के बाद एक दो पी गई। उसने पहले कभी नहीं पी थी और पहली बार पी तो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तुम जाओ यहां से अभी। क्षितिज बुरी तरह गुस्से में था। इस वक्त वह सादे कपड़ों में वहां था। जाहिर था कि किसी पर्पज की वजह से, मगर दिव्या तो बस उससे इजहार करना चाहती थी, तो ये सब नहीं सोच पा रही थी। रेखा और राजन उन दोनों को साथ देख वहां से खिसक गए थे। वह नाराज होकर उसके पास से हट गई और डांस फ्लोर पर चली गई। उसके नशे में होने का फायदा उठाकर दो लड़के उसके आसपास मंडराने लगे और यहाँ वहाँ हाथ लगा रहे थे। तभी वहां अचानक एक फायर हुआ और भगदड़ मच गई। वह भी भीड़ के साथ लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। फायरिंग काफी बढ़ गई थी। इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ कर या समझ पाती, उन दोनों लड़कों ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए ले जाने लगे। वह नशे में जरूर थी, मगर उनके इरादे ना समझ सके इतनी भी मदहोश नहीं थी। उनसे छूटने की कोशिश भरपूर की उसने, मगर नशे में होने की वजह से वह उनसे पार न पा सकी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होते, क्षितिज ने उसे ढूंढ लिया और उसके हाथ में थमे रिवॉल्वर के एक फायर से ही वो दोनों भागते नजर आए। इन सब में उसके कपड़े बाजू पर से और गले से फट गए थे। क्षितिज ने उसे अपनी शर्ट पहनाई और अपनी गाड़ी में ले आया। क्या हो गया है तुम्हें दीवू? ये शराब क्यों पी तुमने? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्षितिज के अंदाज और लहजे में दिव्या के लिए फिक्र थी। मैंने क्षितिज इसलिए पी कि तुम्हें बोल सकूं क्या आई लव यू। बोलते बोलते वह बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह और क्षितिज उसकी कार में एक दूसरे की बाहों में थे और कुछ मीडिया के लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। क्षितिज भी तभी उठा था और ये सब देखकर उसका दिमाग घूम गया। एसीपी सर, ये आपकी कौन है? आपकी शादी तो हुई नहीं है, एक ने सवाल किया। तो क्या ये आपकी लवर है जिसके साथ आप कार में ही सो गए? दूसरे की आवाज आई। या ये उसी क्लब की कोई कॉल गर्ल है जहां कल रात आपने छापा मारा था? किसी ने सवाल किया। तो आपको लड़कियों का भी शौक है? मैडम, आपने क्या रेट लिया है नाइट का? या आपको बचाने की एवज में आप इनके साथ सोई हैं? एक से एक बेहुदा घटिया सवालात की बौछार उन पर हो रही थी। दिव्या की तो आवाज़ ही गुम हो गई थी। कुछ भी बोलने से पहले वह बाजारू बना दी गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और दिल पर छुरियां चल रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसका दिल फट जाएगा। क्षितिज बड़ी मुश्किल से उसे लेकर कार से निकल कर आया। दिव्या बस सर झुकाए उसके साथ घिसट रही थी। उसकी नासमझी ने उसे ये कैसा वक्त दिखाया था। क्षितिज एक टैक्सी रुकवाकर उसमें उसे लेकर आया। कॉलोनी वालों की नज़रें उन दोनों पर जमी हुई थी। ये खबर हर न्यूज़ चैनल पर आ रही थी और बेहद गंदे अंदाज में इसे पेश किया जा रहा था। लो भाई, आ गए दोनों। धीरे बोलो भाभी, पुलिस वाला है। पुलिस वाला है तो क्या बहन बेटियों की इज्जत उतरने देंगे? सोने भेज देंगे इसके साथ? रही सही कसर पहनी हुई क्षितिज की शर्ट ने पूरी कर दी थी। अरे वो तो मर्द है, इसे क्यों ना ला जाई। देख तो उसकी कमीज पहने हुए अपने कपड़े क्या फाड़ दिए।
उसी ने फाड़े होंगे। हर तरफ से उछलते ये जुमले उसका दिल चीर रहे थे। दिव्या को मालूम था कि ये सारी गलती उसकी अपनी है। क्या ज़रूरत थी राजन के मजाक को सीरियसली लेकर शराब पीने की। इसीलिए तो नशा बुरा कहा जाता है। अगर उसने ना पी होती तो ये सब ना होता। उन जैसे 4-5 लड़कों पर तो वह अकेली ही भारी थी, मगर नशे ने उसे कमज़ोर बना दिया था। अगर नशे में ना होती, मगर अब ये सब सोचने का वक्त निकल चुका था। घर पहुंची तो बाबा नहीं थे। पता चला उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जल्दी से कपड़े चेंज कर क्षितिज के साथ दिव्या वहां पहुंची तो पता चला बाबा को माइनर हार्ट अटैक आया था। क्षितिज के माँ पापा भी वहीं पर थे। शर्मिंदगी का एहसास कचोके लगा रहा था। किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रही थी वह। और वहीं उनकी किस्मत का फैसला हो गया। मेरा क्षितिज हाथ थामेगा दिव्या का। पापा का यह जुमला क्षितिज को बेचैन कर गया। जाने फिर अकेले में माँ पापा ने क्षितिज को क्या कहा कि घर लौटने से पहले उसकी मांग में क्षितिज के नाम का सिंदूर था। लेकिन इम्तिहान इतने पर ही ख़त्म नहीं हुए थे दिव्या के। उसका मोबाइल गाड़ी में रह गया था और क्षितिज उन लोगों को घर छोड़कर गाड़ी लेकर निकल गया। क्या कमाल कर दिया मेरी जान तूने। हमने तो बस लव स्टोरी शुरू होने का ही सोचा था, तूने तो शादी ही कर डाली। और ये बदनामी भूल जा, कल सब भूल जाएंगे। अब वो प्रिया क्षितिज से हमेशा के लिए दूर हो गई है। जस्ट इंजॉय मेरी जान। और रेखा के किए मैसेज ने दिव्या की बची कुची उम्मीद को भी सुहा कर डाला। वह हर दिन की तरह 5:30 बजे उठ गया था। नजरें काउच पर गई मगर वह खाली था। वह उठकर बाथरूम गया, फिर लॉन्च में गया, मगर दिव्या ना तो लॉन्च में थी और ना ही किचन में। वह तो शायद रात भर कमरे में आई ही नहीं। वह जल्दी से बाहर आया तो देखा इतनी ठंड में वह सिकड़ी हुई बेंच पर बैठी है और सोते हुए सर पीछे लुढ़क गया है। उसके गालों पर सूखे आंसुओं के निशान बने हुए थे। वह शायद रोते रोते यहीं सो गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि वह बहुत गलत बोल गया था। बचपन से जानता है, उसे अच्छी तरह पता है कि वह घटिया नहीं है, मगर कल रात जो अल्फाज क्षितिज ने दिव्या के लिए इस्तेमाल किए थे वो उसे अब कचोटने लगे थे। क्षितिज ने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था, मगर आज उसकी वजह से वह इस हाल में थी। तभी उसकी नींद खुली और एक नज़र उस पर डालकर वह चुपचाप अंदर चली गई और वह बस गहरी सांस लेकर रह गया। उसके वर्कआउट के दौरान उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आज भी उसकी हर चीज़ तैयार थी। घुले हुए साफ आयरन किए हुए कपड़े, पॉलिश किए शूज, सॉक्स, रुमाल, घड़ी, पर्स, सब कुछ अपनी जगह था। उसके टेबल पर आने से पहले नाश्ता भी रेडी था। हर रोज की तरह वह उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। तुम लायर से आज मिल लेना, फिर जब भी वह पेपर रेडी कर देंगे हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। बता देना जब चलना होगा, दिव्या ने कहा और झुकी नजरें और सुर्ख चेहरे के साथ पलट गई और क्षितिज उसे देखता रह गया। माँ, बहुत दिन हो गए हैं बाबा से मिले हुए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए बाबा के पास चली जाऊं? दिव्या ने माँ से पूछा। दिल बार बार भरकर आ रहा था, रोना आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और कल से बाबा की याद बुरी तरह से सता रही थी। जब अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी उनके गले लगकर भुला देती थी वह। हाँ बेटा, चली जाना, नाश्ता कर लो, फिर मैं और तुम्हारे पापा भी चलेंगे तुम्हारे साथ भाई साहब को देखने। तुम वहीं रुक जाना, उन्होंने प्यार से कहा। दिव्या उनकी इसी मोहब्बत से तो मजबूर हो जाती थी। नाश्ता बस नाम के लिए ही किया उसने। बेटा, बैग कहाँ है तुम्हारा? माँ ने पूछा। माँ, वहाँ पहले से है सब कुछ, कुछ ज़रूरत होगी तो मैं ले जाऊंगी, पास में ही तो है, कहकर वह उनके साथ बाहर आ गई। बाबा कमज़ोर से लग रहे थे। यूं तो वह उन्हें सब बात बता देना चाहती थी, मगर उनकी हालत देखकर उसने अभी ना बताना ही ठीक समझा। माँ पापा कुछ देर बैठकर चले गए। राजू, जिसे उसने बाबा की देखभाल के लिए रखा था, उससे टैक्सी लाने का बोलकर वह बाबा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलने लगी। बेटा, क्षितिज के साथ तू खुश है ना? उन्होंने अचानक ही दिव्या से सवाल किया। वह चौंक गई, फिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर उन्हें अपनी और क्षितिज की खुशनुमा जिंदगी का यकीन दिलाने लगी। हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। क्षितिज बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। अब चलिए, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लगता है राजू ध्यान नहीं रखता आपका। उसने बात पलटी। बेटा, अब तो तेरी माँ से मिलने का समय हो गया है।
बस तू खुश है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। क्या बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आप बहुत जिएंगे। वह उनसे बातें करते हुए उनका चेकअप कराने ले गई। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उनकी कंडीशन सही नहीं बताई। हालत ठीक नहीं थी। वह और भी बुरी तरह परेशान हो गई। घर आकर उसने उनकी डाइट, दवाई, टहलना, हर शेड्यूल अपने हाथों में ले लिया। बाबा एक हफ्ते में ही बहुत सही लग रहे थे उसे। एक हफ्ता पहले जब मिलकर गई थी तो बिल्कुल डाउन थे, मगर वह उन्हें नहीं खो सकती थी। दिव्या, पानी देना। रूम में आकर उसने कबर्ड से कपड़े निकालते हुए पानी मांगा, मगर थोड़ी देर तक भी ना तो कोई जवाब आया और ना ही पानी। वह समझ गया था कि वह बहुत नाराज है। जलती हुई आंखों को मूंदकर वह बैठ गया, फिर साइड में रखा पानी पिया और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। आज उसकी नाराजगी से उसे फर्क पड़ रहा था। वह कहीं भी नहीं थी। बेटा, खाना गर्म कर देती हूँ, तुम 2 मिनट बैठो, मॉम किचन से आते हुए बोली। रात के 11 बज रहे थे। वह चौंक गया। शादी के बाद से आज तक कभी मॉम उसके होते हुए रात में उसके लिए इंतजार करती नहीं मिली थी। नहीं मॉम, मैंने बाहर ही खा लिया था। दीवू कहाँ है? उसने पूछा। वो अपने बाबा के पास गई है, कह रही थी बहुत दिन हो गए तो कुछ दिनों के लिए रह आती हूँ। तेरे लिए चाय बनाऊं? उन्होंने बताते हुए पूछा। नहीं मोम, मैं सोने जा रहा हूँ। वह रूम में आ गया था। सारा कमरा सूना सूना लग रहा था। आज दिव्या के वजूद की गर्माहट, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट, उसकी सांसों की खुशबू, सब मिस कर रहा था वह। उसके होने का एहसास भी अजीब था। जब होती थी तो कड़वाहट से भर जाता था, और आज जब नहीं थी तो सब फीका फीका सा था। कल अनजाने में कहीं उसकी बातों ने उसे सोचने का एक नया ढंग दिया था, और उसके दिमाग पर पड़े जाले हटने से लगे थे। प्रिया को उसने बता दिया था कि वह बहुत जल्द डिवोर्स लेकर उससे शादी कर लेगा, और वह खुश हो गई थी। मगर वह खुद ना खुश हो पा रहा था, ना संतुष्ट। दिव्या के चेहरे का दर्द और अफसोस उसे बेसुकून कर रहा था। वह खड़ा हो गया और ड्रेसिंग पर रखे उसके सामान देखने लगा। उसका सिंदूरदान, उसकी बिंदी सब वहीं थी, बस वह नहीं थी। अलमारी खोली तो उसके कपड़े सामने थे, सब कुछ था, बस वह नहीं थी। अपने दिल की हालत वह समझ नहीं पा रहा था। आज प्रिया के साथ होते हुए भी वह उससे जैसे कोसों दूर खड़ा था। क्या दिव्या उस पर, उसके जज्बातों पर हावी हो चुकी थी? सोचते हुए वह आंखें बंद करके लेट गया। क्षितिज, तुमसे बहुत प्यार करती हूं मैं, मगर तुमने कल जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। बाबा को कुछ नहीं कहना था क्षितिज। सारी दुनिया ने मुझे घटिया, जलील, गिरी हुई, बदचलन जैसे लफ्जों से नवाजा, मगर जो तकलीफ तुम्हारे कहने से हुई वह पहले कभी नहीं हुई। मगर अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सोचते हुए उसने बाबा को देखा और उन्हें सोता देखकर आंखें मूंद ली। लेकिन आज नींद ना क्षितिज की आंखों में थी और ना ही दिव्या की। दोनों ही करवटें बदल रहे थे, मगर नींद आज एक जोड़ी आंखों की ओर उड़ी हुई थी, और वो आंखें प्रिया की थी। बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? वह बाबा को पसीने पसीने, सीना पकड़े देख चिल्ला पड़ी। यहाँ आए हुए उसे 5वां दिन था। अभी वह उनके लिए दलिया बनाकर ला रही थी कि उनकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। राजू, राजू, जल्दी टैक्सी ला, उसने राजू को बोला और उनके पास बैठकर उनके सीने पर हाथ फेरने लगी। दीदी, टैक्सी नहीं मिलेगी इस समय, उसने जल्दी से पापा को फ़ोन कर बताया, और 2 मिनट बाद ही क्षितिज माँ और पापा के साथ वहाँ खड़ा था। उसे इस वक्त बस बाबा की फिक्र थी। बहुत जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दीवू, क्षितिज का साथ कभी मत छोड़ना, तुम दोनों हमेशा साथ। इतना कहते कहते उनकी सांस उखड़ने लगी। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया, मगर रात के 2 बजते बजते वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिव्या बिल्कुल गुम हो चुकी थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। वह शांत थी, उसकी आंखें बिल्कुल सूखी थी, उनमें आंसू का एक कतरा भी नहीं था। बाबा की विदाई का वक्त हो चला था, मगर वह उनके पास से एक पल को भी नहीं हटी थी। कभी उनके गालों पर हाथ फेरती, कभी आंखों पर, प्यार से उनके बाल सहलाती, मगर एक आंसू नहीं रोया दिव्या ने। इस वक्त क्षितिज को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने क्या बोल दिया था, मगर अब वक्त हाथों से निकल चुका था। उसने जब भी उसके पास जाने की और बात करने की कोशिश की,
उसने उसे ऐसी निगाहों से देखा कि वह शर्म से गड़कर रह गया। उसकी चुप्पी तब टूटी जब बाबा को ले जाने लगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बाबा को? बाबा तकलीफ में हैं, उन्हें आराम करने दो। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो उन्हें। पापा, बाबा को मेरे पास रहने दो प्लीज। माँ, रोको इन लोगों को। मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उन्हें ले जाते देख वह पहली बार तड़प तड़प कर रो पड़ी और उनके साथ ही चल पड़ी। मुखाग्नि कौन देगा? पंडित जी ने आवाज लगाई। मैं दूंगी अपने बाबा को मुखाग्नि, उसने पुख्ता अंदाज में कहा। लेकिन लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। बेटा क्षितिज दे देगा मुखाग्नि। नहीं पापा, वो मेरे बाबा थे और मैं उनकी बेटी से ज्यादा बेटा थी, इसलिए मुखाग्नि तो मैं ही दूंगी। और उसने आगे बढ़कर आग का वह अलाव थाम लिया। क्षितिज की नजरों में पछतावा बहुत साफ देखा जा सकता था, मगर वह जैसे हर एहसास फरामोश कर चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग चले गए। उसके और राजू के अलावा अब बस वहां माँ, पापा और क्षितिज थे। वह रो रो कर होश खो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से माँ ने उसे अंदर कमरे में लिटाया। वह अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए माँ ने वहीं रुकने का फैसला किया। बेटा, अब तो भाई साहब की 13वीं भी हो गई है, अब घर चल। 13वीं के बाद माँ ने उसे चलने के लिए कहा। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी, आप घर चली जाइए, उसने कहा। मैं मानती हूँ बच्चे कि भाई साहब का इस तरह चले जाना एक बड़ा सदमा है, उससे उबरने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन बेटा, इस तरह तो जिंदगी नहीं चलती। और तुम कब तक यहाँ रह सकती हो? घर तो जाना ही होगा ना, उन्होंने बड़े ही मीठे लहजे में उसे समझाया। माँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे अब कभी वापस नहीं जाना, मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़ आई हूँ तो? दिव्या, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्षितिज से? उससे लड़कर आई थी तुम यहाँ? कहीं भाई साहब को इसी वजह से तो हार्ट अटैक? नहीं मान, नहीं, बाबा को कुछ नहीं पता था, वो बहुत सुकून से गए। बहुत विश्वास था उन्हें कि क्षितिज मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द मुझ तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। और मैंने उनका ये गुमान, ये इत्मीनान, ये सुकून मरते दम तक बना कर रखा है। बाहर खड़े क्षितिज को पछतावा घेरने लगे थे। तो बेटा, जो भी परेशानी है वो हम सब मिल बैठ कर सुलझाएंगे। मुझे बता क्या किया है उस नालायक ने? तेरे सामने ही 2 जूते लगाऊंगी। मगर बेटा घर चल। वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उसे ले जाने की। माँ, क्षितिज की कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कोई झगड़ा किया है। मगर मैं वापस नहीं जाऊंगी, वह कहते हुए दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर देखने लगी। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वह काफी देर तक कोई जवाब न पाकर पलटी और सामने क्षितिज को खड़ा पाया। माँ कब चली गई थी पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी दीवू, प्लीज मुझे माफ कर दो, घर चलो प्लीज। हमने वह उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रुक जाइए मिस्टर क्षितिज राजपूत, आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी दोस्त दीवू नहीं, दुनिया की नज़रों में आपकी पत्नी का रोल निभाती आपकी दुश्मन दिव्या हूँ। आप माँ बाप की नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए दिव्या नाम का जहर पीने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी इल्ज़ाम मुझ पर डाल दीजिएगा, किसी भी ऐसी घटिया हरकत का जिक्र कर माँ पापा को मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दीजिएगा, जैसी घटिया हरकत से आपने कुछ दिन पहले मुझे नवाजा था। और अब आपको मेरे बाबा हार्ट अटैक का ड्रामा कर मजबूर भी नहीं करेंगे। उनके हर ड्रामे की मौत उनके साथ ही हो चुकी है। दिव्या ने गुस्से से सुर्ख चेहरा उसकी ओर कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। दीवू प्लीज ऐसा मत कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। कि परेशानी तो यह है कि आप जानते ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। खैर, मुझे इन सब बातों में पड़ना ही नहीं है। आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए और मुझसे छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, आप हो और आपकी चाहत हो। अगर इससे भी आपकी इज्जत पर कोई आंच आती है तो मैं आपको डिवोर्स का नोटिस भिजवा देती हूँ। आज तक की खामोशी जब टूटी थी तो हर लफ्ज जहर बुझे खंजर की तरह उसके होंठों से निकलकर क्षितिज के सीने में लग रहा था। मुझे माफ कर दो दीवू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हमारा रिश्ता चाहे जिन हालात में जुड़ा हो, मगर अब ये एक अटूट बंधन बन चुका है। और रियली, और प्रिया,
प्रिया अब हमारे बीच दीवार नहीं बनेगी। उसने कहा तो वह हंस पड़ी। प्रिया तो कभी दीवार थी ही नहीं, दीवार तो तुम्हारी ईगो थी, तुम्हारे झूठे प्यार का नशा था, तुम्हारा अपने इन्फ्लुएशन को प्यार समझ लेना था और मेरी गलती को गुनाह बना देना था। तुम्हें प्रिया प्रिया इज ए ब्लडी क्रिमिनल और मैं बहुत जल्द उसे सलाखों के पीछे कर दूंगा। क्षितिज चीखा। जानती हूं वो क्या है और उसने क्या क्या किया है, मगर दुख उसके कुछ करने पर नहीं, तुम्हारे कुछ ना समझने पर हुआ था मुझे। तुम्हें क्या लगता है उसका सच तुमने खोज निकाला है? वो पेन ड्राइव तुम तक मैंने ही पहुंचाई थी, जिसमें उसके ड्रग डीलिंग के सारे सबूत मौजूद थे। जिस तरह वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी जानती हूं मैं। तुम्हें सेड्यूस करना, तुम्हें उसका किस करना, हर बार तुम्हारे किसी जगह पर जाने से पहले ही वहां खबर पहुंचाना, सब मालूम है मुझे। बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, मगर तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद मुझे नहीं थी। दिव्या सांस लेने के लिए रुकी। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया और तुम उसके रूप पर फिदा हो गए। उसने हर उस वक्त तुम्हें खुद से मिलने बुलाया जब जब उनकी डीलिंग हुई और तुम उससे मिलने चले गए। तुमने मुझे ही नहीं अपने फर्ज को भी ताक पर रख दिया, एसीपी क्षितिज राजपूत। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए अपनी बदनामी की उस रात के सच का पता लगाते लगाते मैं अनजाने ही उस तक पहुंच गई जो इन सब की मास्टरमाइंड थी, तुम्हारी प्रिया उफ रोजी डिकोस्टा। लेकिन जो भी है, बावजूद इसके कि उस सब में तुम्हारा कसूर ना था, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मेरे बाबा को अपशब्द बोलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। और तुमने मेरे बाबा पर बीमारी का ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगा दिया, मुझ पर खुद को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। दिव्या की आंखें जल उठी थी। अरे मेरे बारे में सोचा कभी? बदनामी तो मेरी हुई थी। बाजारू, कोलगर, घटिया, बेशरम, बेहया जैसे हर बुरे शब्दों से मुझे नवाजा गया था। मेरे बाबा का जीना मुश्किल किया गया था। मैं उनका गुरूर थी, मगर तुमसे प्यार करने की गलती कर बैठी और उस दिन शराब चखने की कि उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया। मेरे बाबा जिन्होंने कभी सर झुकाकर बात नहीं की थी, उसके बाद से किसी के सामने सर ना उठा सके। और तुम्हें ये सब उनका ड्रामा लगा था। अरे बाबा के एक इशारे पर तुम जैसे हजारों क्षितिज बार सकती हूँ मैं। प्यार नाम की खता को अलविदा कह सकती हूँ। और जिस मजबूरी का बखान तुमने किया वो तुम्हारी कमजोरी थी। सही मायनों में तो तुमने कभी प्यार को जाना ही नहीं। अगर प्रिया से प्यार किया होता तो उसे तभी कबूल कर, उसी से शादी करने पर अड़िग रहते। अगर शादी की थी तो उसे निभाने की एक सच्ची कोशिश करते। मुझे ब्लेम करने के बजाय एक बार प्यार से ठंडे दिमाग से मुझसे बात तो करते। पत्नी होते के नाते ना सही, एक दोस्त होने के नाते। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं प्यार कर बैठी तुमसे, मगर प्यार पर कभी किसी का जोर चला है भला? और मेरा प्यार कुछ हफ्तों या महीनों का नहीं, सालों का था। और इतना उथला भी नहीं था कि तुम पर हक जमा कर हर चीज़ से बेगाना कर दे। मैंने तो तुमसे जुड़े हर रिश्ते को दिल से अपना बनाया था, मगर तुम तो मेरे इकलौते रिश्तों को भी ना संभाल पाए। अरे सच तो ये है कि तुम ना तो अच्छे प्रेमी बन पाए, ना अच्छे पति और ना ही अच्छे दोस्त। और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतनी देर से समझा। अब चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे अब। जो मेरे बाबा की इज्जत नहीं कर सकता उससे मोहब्बत कभी नहीं कर सकती मैं। कहकर दिव्या तेजी से अंदर कमरे में चली गई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। और पीछे खड़ा क्षितिज सन्नाटों में घिरा रह गया। आज खाली हाथ खाली दामन वह लौट रहा था और उसे महसूस हो रहा था कैसा लगता है सब कुछ खोकर। क्षितिज ने दिव्या की नज़रों में अपनी इज्जत ही खो दी थी। 3 महीने हो चुके हैं दिव्या, ये कम टाइम नहीं होता। तुम क्षितिज को माफ़ क्यों नहीं कर देती? रेखा उसे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। उस दिन के बाद वह वापस क्षितिज के पास नहीं गई थी। बाबा की मौत का जख्म गहरा और ताज़ा था, जिससे रह रहकर टीसें उठती थी। वह उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, मगर क्षितिज हर दिन सुबह जाने से पहले उससे मिलने ज़रूर आता था। उसे देखते ही पहले पहले वह खुद को रूम में बंद कर लेती थी, मगर अब उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी रहने लगी। वह उससे बात करना चाहता था, मगर वह जैसे कान बंद किए रहती। बाबा तो थे नहीं और माँ पहले ही नहीं थी, तो कोई था ही नहीं जो उस पर सख्ती कर उसे अच्छा या बुरा समझाता। खुद को बिजी रखने के लिए और जीने के लिए उसने एक प्राइवेट कंपनी में MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब कर ली थी।
पढ़ी लिखी तेज दिमाग तो थी ही, तो जॉब मिलने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। नहीं कर पा रही हूँ माफ, बस इस बारे में करूँगी, मैं इस बारे में बात और बार बार करूँगी। क्या अब तुझे प्यार नहीं रहा उससे? तो बस इस वक्ती मोहब्बत की खातिर इतना परेशान थी तू? अगर नहीं निभा सकती थी तो प्यार किया ही क्यों? रेखा ने उसे अच्छे से लताड़ा था, तो उसने क्यों शादी की थी जब निभा नहीं सकता था? वह सूखी लकड़ी की तरह चटकी। कब तोड़ी उसने शादी? बोला ही तो था परेशान था। ये तो तू भी जानती है कि वह प्रिया को चाहता था, लेकिन तुझसे शादी के बाद बार बार उसके कहने पर भी शादी नहीं तोड़ी उसने। फिर कौन से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता कि तू उसकी कही बात को दिल से लगाकर बैठ गई है। रेखा उसे समझाने पर अड़ी थी। ठीक है, मेरी ही गलती है, मगर मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने कहा। तो कब तक रहेगी ऐसे? चल, तूने उससे रिश्ता तोड़ भी दिया, उसे अपनी जिंदगी से निकाल भी दिया, तो क्या किसी और को अपना सकेगी? किसी और के करीब जा सकेगी? स्टॉप इट रेखा, वो मेरी जिंदगी से निकल भी जाए, मगर उसकी जगह मैं कभी किसी को नहीं दूंगी। आई लव। वह बोलते बोलते एकदम चुप हो गई। ओह, तो प्यार करती हो अब भी उससे, मगर ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसमें उसी को तकलीफ पहुंचाई जाए? आज वह सक्सेसफुल है, केसेस सोल्व कर रहा है, गुनहगारों को पकड़ रहा है, उन्हें सजा दिलवा रहा है। उसकी वजह से हम बेखौफ हैं, मगर वो तो आज भी खौफ के साए में जी रहा है, बस तुम्हारी वजह से। क्या उसकी एक छोटी सी गलती आज भी तुम्हारी नज़र में माफ़ी के लायक नहीं है? रेखा प्लीज़। पीछे रह गई उसकी बातों में उलझी हुई दिव्या, जिसके अंदर अजब कशमकश का माहौल था। आज ऑफ था तो वह घर पर ही थी। रेखा की बातें उसे कमज़ोर कर रही थी। 3 महीनों से उसने क्षितिज से बात तक नहीं की थी, उसे नज़र भरकर देखा तक नहीं था। दिल के अंदर बेचैनी थी और एक जंग जारी थी कि वह क्या करे, मगर जो भी हो वह नहीं जाएगी उसके साथ, नहीं रहेगी उसके पास। और वह निढाल सी सोफे पर गिर गई, और वह जाने कब तक यूं ही पड़ी रहती अगर उसे अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस ना होती। दोस्तों, क्या दिव्या को क्षितिज से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, या फिर क्षितिज को माफ कर उसके घर वापस चले जाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।